हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक्स एकेडमी। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और आज हम लोग देखने वाले हैं अपना यूनिट 1। इसका सिलेबस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो आप पहले जाके सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितने यूनिट आपको पढ़ने हैं, कौन किस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता दी हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं जल्दी से यूनिट 1 पे। तो यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारे यूनिट 1 का नाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो पहला है हमारे पास स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग एंड यूज ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसका यूज केस क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। फिर आता है वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको बनाने के कई सारे टेक्निक्स होते हैं, तो डिपेंड करता है कि डेवलपर किस टेक्निक के थ्रू आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि एक प्रोग्राम बनाने के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, डिबगिंग किसे कहते हैं और कंपाइलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं जल्दी से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, तो देखिए किसी भी समस्या को हल करने के लिए क्रमबद्ध और सीमित स्टेप्स के समूह को एल्गोरिदम कहा जाता है। एल्गोरिदम जो है, मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। इसी स्टेप बाय स्टेप वर्क को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो ऐसा है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया, ये है आपका प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको ये काम करना है, दूसरा स्टेप में आपको ये काम करना है, तीसरे स्टेप में आपको ये काम करना है। तो इस स्टेप्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। आई होप आपको एल्गोरिदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक अच्छे एल्गोरिदम की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी एल्गोरिदम के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला, आवश्यक डेटा को इनपुट लेना। कोई प्रॉब्लम है आपके पास, मान लेते हैं एक प्रॉब्लम है कि टू नंबर्स को ऐड करना है। टू नंबर्स को ऐड करने का आपके पास प्रॉब्लम आया। आपके ऑनर ने, आपके मैनेजर ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं। तो आपने कहा ठीक है, हम इसे एल्गोरिदम के थ्रू बताते हैं कि कैसा कैसा हमें ऐड करना है। तो सबसे पहला काम होगा कि हमें दो नंबर को ऐड करना है ना, तो हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज क्या होगी कि हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए। तो वही है कि आवश्यक डेटा को इनपुट करना। हमें नीड क्या है, दो नंबर्स की। तो मैंने ले लिया पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 7। तो इस तरह से हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद आउटपुट, समस्या का परिणाम प्रदान करना। फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड ऑन करेंगे तो आया 12। तो हम ये आउटपुट बता सकें, जिस मैनेजर ने हमें ये काम दिया था हम उसको आउटपुट बता सकें, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आउटपुट। फिर हर एक स्टेप को फॉलो करना एल्गोरिदम में। जब भी हम लोग बड़ा प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें कई सारे स्टेप्स हो जाते हैं। जैसे इनपुट लेना हो गया, फिर हम उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, हो सकता है इनपुट सही ना आया हो तो हम उसको रिफाइन कर रहे हो, देन प्रोसेस में भेज रहे हो। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और एंड में जाके हमें आंसर मिल रहा होता है। तो इन सारे स्टेप्स को ही हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, इनपुट आपके पास आना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो उसका सही तरीके से आपको आउटपुट देना चाहिए। फिर आपके हर एक स्टेप्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि किस स्टेप में आप क्या वर्क करने वाले हैं। फिर एल्गोरिदम सीमित स्टेप्स के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। मतलब एल्गोरिदम जो है ना, वो स्टेप्स में ही आपको डिवाइड करना, मतलब छोटे छोटे कामों में आपको डिवाइड करना है ताकि इजीली वो काम किया जा सके। और हर एक काम छोटा इतना होना चाहिए कि इजीली वो खत्म हो सके। ऐसा नहीं कि आपने इतना बड़ा स्टेप बना दिया है कि वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। और हर एक स्टेप जो है इजीली एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये होते हैं एक एल्गोरिदम के मेन फीचर्स हमारे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो चार्ट।
कि हम लोग फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। अभी हमने एल्गोरिदम देख लिया है, अब हम लोग बात करते हैं फ्लो चार्ट पे। तो किसी भी एल्गोरिदम या प्रोसेस को चित्रात्मक रूप से यानी ग्राफिकल वे में सिंबल्स का यूज करके दिखाने को ही हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। तो फ्लो चार्ट हम लोग किसे कहेंगे, अभी अभी जो आपने एल्गोरिदम बनाया था, अब इस एल्गोरिदम में क्या बात थी कि आपने इसे प्रोसेस में मतलब आपने इसे स्टेप्स में बस लिखा था। चलिए मैं आपको एक ना एल्गोरिदम का प्रॉपर एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे यूजर्स के बारे में पता करना है कि वो वोट दे सकता है कि नहीं, वोट दे सकता है या फिर नो वोट यानी वोट नहीं दे सकता है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एल्गोरिदम बनाते हैं। तो एल्गोरिदम मैंने लिखा, क्या पहला स्टेप होगा कि हमारे पास यूजर की एज होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो हम यूजर का एज ले लेंगे। चलिए हमारे पास यूजर का एज आ गया। दूसरा स्टेप है हमारा कि हम इसको रिफाइन करेंगे। हो सकता है यूजर ने एज गलत डाल दिया हो, 200 साल डाल दिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई यूजर 200 साल से जिंदा है, मतलब अभी तक तो साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ नहीं है। तो ऐसी चीजें न हो इसलिए हम उसको रिफाइन कर रहे होंगे कि सही एज आए हमारे पास। हो सकता है वो एज में एबीसीडी लिख के चला गया हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से हम उसे रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के बाद तीसरे स्टेप में हम अपना कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या होगी कि अगर 18 साल से बड़ा होता है एज, 18 साल के बराबर या बड़ा होता है तो वो वोट दे सकता है, एल्स अदरवाइज वो वोट नहीं दे सकता है। तो इस केस में वो वोट दे सकता है, अदरवाइज नो वोट यानी वोट नहीं दे सकता है। और चौथे स्टेप में हम लोग दिखाएंगे आंसर। आंसर यानी कि वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इस तरह से मैंने अपने एक प्रॉब्लम को 4 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहला काम होगा हमारे लिए यूजर से इनपुट लेना, फिर उसको रिफाइन करना, फिर हमारा काम होगा कंडीशन लगाना, और चौथे में फिर हमारा काम होगा आंसर दिखाना। अब ये जो एल्गोरिदम हमने अभी बनाया है ये तो स्टेप वाइज बस मेंशन है, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने बस लिखा है। अब इसी चीज को अगर आप और ज्यादा सही से समझाने के लिए ग्राफिकल वे में दिखा सको, फोटो वगैरह का यूज करके, सिंबल वगैरह का यूज करके अगर आप दिखा सको, तो उसी को हम लोग कहते हैं फिर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट ओरिजिनली करता क्या है कि जो एल्गोरिदम होता है ना उसको वो ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करता है। तो एल्गोरिदम को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करना है फ्लो चार्ट कहलाता है। अब ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। जैसे ओवल से हम लोग दिखाते हैं स्टार्ट या स्टॉप। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हम एक ओवल शेप बनाएंगे, अंडाकार शेप बनाएंगे। इसका मतलब होगा कि या तो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है या तो स्टॉप होने वाला है। फिर पैरेललोग्राम का काम होता है इनपुट या आउटपुट लेना। जैसे इस तरह से हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे तो इसका मतलब होगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, तो इसका मतलब हुआ पैरेललोग्राम है तो या तो ये इनपुट लेगा आउटपुट लेगा, आउटपुट देगा, और किसका, एज का। रेक्टेंगल का मतलब होता है प्रोसेस करना। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया कि अब ये प्रोसेस कर रहा है, एज तो आ गया, अब हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि एज सही है या नहीं है। फिर आता है डायमंड। डायमंड का काम होता है डिसीजन बनाना। इसका काम है डिसीजन बनाना। जैसे 18 साल से कम हुआ तो वोट नहीं दे सकता है, 18 साल से बड़ा हुआ तो वोट दे सकता है। और एरो, एरो का काम होता है फ्लो की दिशा बताना। जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो एरो नीचे की साइड, एज, फिर रिफाइन हुआ, रिफाइन होके यहाँ पे आया। अब अगर 18 साल से कम होता है तो इधर चला गया, 18 साल से बड़ा हुआ तो इधर चला गया, और फिर हमने यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया। इस तरह से हमारा एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो जो हमारा एल्गोरिदम होता है उसी एल्गोरिदम को सिंबल्स का यूज करके ग्राफिकल वे में दिखाने का काम ही फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में हम लोग वही फ्लो चार्ट देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग का, जिसमें अगर पर्सन की एज 18 साल से बड़ी होती है या 18 साल के बराबर होती है तो वो वोट दे सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं दे सकता है। तो देखो सबसे पहला ये स्टार्ट होगा प्रोग्राम, इस वजह से ये ओवल शेप में है। उसके बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो इनपुट और आउटपुट के केस में हम पैरेललोग्राम लेते हैं, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। फिर रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल का काम क्या होता है, प्रोसेस करना। तो वो प्रोसेस कर रहा है, यानी इनपुट ले लिया, अब उसको उसने प्रोसेस किया। फिर अब यहाँ पे डायमंड बनना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे एक डायमंड बनना चाहिए था। डायमंड ये बताता कि अगर वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है।
अगर 18 साल से बड़ा हुआ यानी डिसीजन मेकिंग वाली कंडीशन यहाँ बनती इस तरीके की। तो इस तरह से हमारा डिसीजन मेकिंग होगा और फिर हमारे जो चॉइसेस होंगे, अगर सही चॉइस हुआ तो इधर, अदरवाइज इस तरह से हमारा एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया जाता है। तो फ्लो चार्ट में ओवल शेप होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, डायमंड शेप होता है, एरोज होते हैं और रेक्टेंगल शेप होता है। तो इतने सारे शेप हमारे पास फ्लो चार्ट में होते हैं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या? फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, एल्गोरिदम जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप्स में सॉल्व करने का ग्रुप होता है। आप कह लो कि कोई भी एक प्रॉब्लम आपके पास आया तो उसे आपने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, वही स्टेप्स आपके एल्गोरिदम कहलाते हैं। फिर एल्गोरिदम टेक्स्ट में लिखा जाता है, स्टेप्स में बस हम उसे लिख देते हैं। इसमें कोई विशेष सिंबल का यूज नहीं करते हैं, कोई भी सिंबल यूज नहीं करते हैं। इसे पढ़ के और स्टेप्स को हमें समझना पड़ता है, एल्गोरिदम को पढ़ के तब समझना पड़ता है। एल्गोरिदम लिखने में कम टाइम लगता है और एल्गोरिदम में किसी भी स्टेप्स को चेंज करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि टेक्स्ट ही तो लिखा है, उसे इरेज करके नया लिख दो या फिर उसे कट करके वहाँ पे लिख दो फिर से। और एल्गोरिदम में समस्या के समाधान के लॉजिकल स्टेप्स रेडी होते हैं। अब वो फ्लो चार्ट क्या है? तो फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम को हम सिंबॉलिक या डायग्राम का यूज करके और तब हम उसे बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, उसी को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रूप में दर्शाया जाता है, यानी ग्राफ वगैरह का ज़्यादा यूज किया जाता है, सिंबल्स वगैरह का यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट में स्टैंडर्ड सिंबल का यूज किया जाता है। डायग्राम के कारण प्रोसेस को आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी पर्सन को अगर आप कोई चीज़ लिख के दिखाओ और उसी चीज़ का उसे आप फोटो दिखा दो तो वो फोटो देख के ज़्यादा आसानी से समझ सकता है। सेम यही चीज़ है कि फ्लो चार्ट समझने में काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हम डायग्राम और सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं। फ्लो चार्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंबल बनाना, फोटो बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है। मॉडिफिकेशन करना भी थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि एल्गोरिदम में क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसे इरेज करो और वहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिख दो। बस फ्लो चार्ट में एक पूरा का पूरा ऐसे डायग्राम बना हुआ है, आपको ये डायग्राम हटाना है, तब यहाँ पे एक और नया डायग्राम बनाना है। इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है इसमें मॉडिफिकेशन करना। और लॉजिकल स्टेप को ये ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि फ्लो चार्ट का काम ही है ग्राफिकल वे में सिंबल्स वगैरह का यूज करके प्रॉब्लम्स को दिखाना। चलिए, तो आई होप आप फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम में समझ चुके होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या यूज केसेस हैं इनके। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है? तो देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है, ऐसा लैंग्वेज है जिसका यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है, ताकि वो अलग अलग काम कर सके। आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल पे एक ऐसे यूट्यूब का आइकन बना हुआ है, राइट, और आपको जाकर वहाँ पे क्लिक करना है। तो ये चीज़ क्लिक करते ही यूट्यूब ऐसे ओपन होके आ जाए, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये कैसे पता चलेगा आपके फ़ोन को, या ये जो इंस्ट्रक्शन है आपको कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? यही चीज़ हमें कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी कि देखो भाई, जब हम यूट्यूब वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो तुम यूट्यूब ओपन कर देना। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर को उसकी भाषा में बताना पड़ेगा, राइट। और वही कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो यही है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप जो लैंग्वेज यूज करते हो वही है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप अभी मान लेते हैं कि आप नॉर्थ इंडिया साइड से हो, मतलब इधर हम लोग हिंदी काफ़ी अच्छे से बोल पाते हैं, बट आप साउथ इंडिया साइड चले गए, कन्नड़ वगैरह उधर बोलना है, बट आपको अब कन्नड़ आती ही नहीं है, कन्नड़ आपको नहीं आती है। तो आप नॉर्थ इंडिया साइड से हो तो यहाँ दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए आप हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हो। अगर आप साउथ इंडिया साइड जाओ तो वहाँ कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, यही सारी लैंग्वेज यूज होती हैं। तो लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए हम लोग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को कोई चीज़ बताने के लिए, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने के हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। समझ गए? यानी कंप्यूटर से अगर बातचीत करनी होगी तो हमें कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए और उसी को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सही है? बिल्कुल ठीक। अब क्या है कि कंप्यूटर सीधी हमारी सामान्य भाषाएं नहीं समझ सकता है, वो हमारे हिंदी को नहीं समझ सकता है, इंग्लिश को नहीं समझ सकता है, मतलब कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसे हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती है। तो इसलिए हम लोग किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए, उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसे समझाने के लिए हम लोग
कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकते हैं सर? तो देखो, सी लैंग्वेज हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट हो सकता है, गो लैंग्वेज हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर से अपनी बात मनवा सकते हैं, उससे अपना काम करवा सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो कंप्यूटर से बात करने वाली भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जिस भाषा में कंप्यूटर आपकी बात को समझ सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, वो कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की। पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ये टोटल 3 टाइप की होती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो मशीन लैंग्वेज सबसे निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी सबसे लोवेस्ट लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें इंस्ट्रक्शन केवल बाइनरी डिजिट में 0 या 1 के रूप में लिखे जाते हैं। यानी मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 0 और 1 के फॉर्मेट में आपको अपनी बात कहनी होती है और तभी वो कंप्यूटर उसको समझ पाता है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को सीधे समझ सकता है। अब कंप्यूटर जो है उसे मशीन लैंग्वेज ही बस आती है। अगर आप 0 और 1 के फॉर्मेट में कोई भी बात कहते हैं कंप्यूटर से, वो समझ जाएगा। जैसे आपको कंप्यूटर को कहना है हेलो, तो आप उसे 0 1 के फॉर्मेट में लिखो। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा, तो अगर आप ऐसे उसे लिख के कहो हेलो, तो वो ईजिली समझ जाएगा। बस उसे ये इंग्लिश वाला हेलो समझ में नहीं आएगा, उसे ये बाइनरी वाला हेलो समझ में आएगा, 0 1 वाला। समझ गए? तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1, और कोई डिजिट नहीं होता इसमें, 0 और 1 होता है बस। और 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर इजीली उसको समझ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज इज द लोवेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन आर रिटन यूजिंग ओनली बाइनरी डिजिट 0 and 1। ठीक है, द कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को वो इजीली समझ सकता है और डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये तो हो गई मशीन लैंग्वेज। आपको इतना ध्यान रखना है कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 आता है बस, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज इंस्ट्रक्शन, असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को बाइनरी की बजाय निमोनिक कोड में लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर सीधे नहीं समझता, इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की नीड पड़ती है, असेंबलर की नीड पड़ती है हमें। तो असेंबली लैंग्वेज में मिमिक कोड का यूज होता है। ठीक है, मिमिक कोड में अगर आप कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपनी बात मिमिक कोड में लिखेंगे, फिर मिमिक कोड से आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और तब कंप्यूटर समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसे मनुष्य आसानी से समझ और लिख सकता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बात यह है कि इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी करीब होता है, इंग्लिश जैसा ही होता है। जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो, चाहे आप सी देखो, सी प्लस प्लस देखो, पाइथन देखो, ये सारे के सारे जो लैंग्वेजेस हैं, तो ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो वो इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी नियरेस्ट हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की नीड होती है। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे मेरे पास एक लड़का है और इसका नाम है गोलू। कौन है ये? गोलू है। और गोलू को इस कंप्यूटर से बात करनी है। बात क्या करनी है, आप सिंपल समझो, उसको इंस्ट्रक्शन देना है, कंप्यूटर को कहना है कि तुम म्यूजिक प्ले करो। ठीक है, अब ये अगर डायरेक्ट इसको हिंदी में कहे कि म्यूजिक प्ले करो, कंप्यूटर नहीं प्ले करेगा। इसके लिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ेगी, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं, मतलब मेनली मशीन लैंग्वेज की नीड पड़ेगी, यानी 0 1 0 1 इस फॉर्मेट में कहना पड़ेगा। और ये फॉर्मेट जो है गोलू को नहीं आता है। तो अब गोलू ने क्या किया, गोलू ने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी। कौन सी? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, जावा हो सकता है,
पाइथन हो सकता है, ये सारी लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस में क्या कॉमन होता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं और इंग्लिश गोलू को ऑलरेडी आती है, वो आसानी से इसे सीख सकता है। और इसमें नीड होती है एक चीज़ की, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के, वो इन लैंग्वेजेस में खुद ही होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि जब भी तुम कोड इन लैंग्वेजेस में लिखोगे तो ये उसको कन्वर्ट कर देती हैं मशीन लैंग्वेज में, और तब कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है पूरी। तो गोलू को इस कंप्यूटर से बोलना है कि तुम म्यूजिक प्ले करो, तो उसने एक हाई लेवल लैंग्वेज सीख ली। ठीक है, और उसने एक प्रोग्राम लिखा जो कंप्यूटर को बताएगा कि म्यूजिक प्ले करना है, तो उसने इसके लिए एक प्रोग्राम लिख दिया। जब इसने प्रोग्राम लिख दिया ना, तब प्रोग्राम जो है या तो कंपाइलर के पास जाएगा या तो इंटरप्रेटर के पास जाएगा पहले। तो आप इसको ऐसे समझो कि पहले ये जाएगा कन्वर्टर के पास। किसके पास? कन्वर्टर। कन्वर्टर का क्या काम है? कन्वर्टर जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेगा, यानी 010101 वाले फॉर्मेट में लिखेगा, और तब इसको बताएगा कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर को तो बस 01 समझ में आता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उसमें देखो क्या क्या नीड होती है। पहला तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक कन्वर्टर की नीड पड़ेगी हमें, जो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में। तो ये दो चीज़ की नीड होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सी सीख लो, सी प्लस प्लस सीख लो, जावा सीखो, पाइथन सीखो, जो मन करे सीखो। कन्वर्टर में आपके पास दो ही होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये दो होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करते हैं और कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करती हैं, और इनका यूज करके वो तुम्हारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करती हैं मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करती हैं, तब तुम्हारा कंप्यूटर इसे समझ पाता है। अब इसको थोड़ा के एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हें अपने मशीन को बोलना था हेलो, तुम्हें बोलना था मशीन को अपने हेलो, यानी कंप्यूटर को हेलो बोलना था। तो तुमने क्या सीखा? तुमने सीखा सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज में तुमने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट हेलो। इस तरह से सी में हम लोग आउटपुट देते हैं। तो इस तरह से हम लोग हेलो बोल सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये मैंने लिखा सी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज है ये मैंने कह दिया सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, बट देखा जाए तो ये भी तो इंग्लिश ही है ना, कंप्यूटर को तो ये समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 01 समझ में आता है। तो अब यहाँ पे एक आएगा मिडिल मैन, ये तुम्हारे कोड को कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा अब हमारा कन्वर्टर, ये है हमारा कन्वर्टर। कन्वर्टर, तो तुम अपना कोड कन्वर्टर को दोगे, कन्वर्टर क्या करेगा? तुम्हारे कोड को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके उसे वो लिखेगा 01 में। मान लेते हैं उसने कुछ इस तरह से लिखा कन्वर्ट करके, और ये चीज है जो अब ये चीज जाएगी तुम्हारे कंप्यूटर के पास। ये तुम्हारे कंप्यूटर के पास जाएगा, और अब उसे समझ में आएगा कि अच्छा तुमने हेलो बोला है उसे। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा पूरा फ्लो चलता है। तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, फिर कन्वर्टर के पास जाता है वो, मतलब तुम जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो प्रोग्राम पहले कन्वर्टर के पास जाएगा, और कन्वर्टर उसे कन्वर्ट करेगा अगेन मशीन कोड में, और तब तुम्हारा कंप्यूटर उसे समझ सकता है। अब मशीन कोड क्या है? तो मशीन कोड सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ओनली 0 एंड 1। यही है तुम्हारा मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी नंबर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है तुम्हारा कंप्यूटर को, और तुम सिर्फ 0 1 में कोड नहीं लिख सकते हो। तो इसलिए हम लोग कोड लिखते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इनको हम लोग कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ये ह्यूमन के समझ में आता है आसानी से, इंग्लिश लैंग्वेज से ये मिलता जुलता है, सीखना आसान है इसे, इस वजह से हम इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो हम कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर हम उसे भेजेंगे कन्वर्टर के पास, कन्वर्टर उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और तब वो मशीन का कोड जो है, वो मशीन लैंग्वेज वाला कोड कंप्यूटर को दिया जाता है, और तब कंप्यूटर हमारी बात को समझ पाता है।
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेजेस किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन में तीनों लैंग्वेजेस की। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन इसे आसानी से समझ जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होता है बस। असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज जो है निमोनिक कोड को फॉलो करता है, और निमोनिक कोड मुझे भी नहीं आती है, आप लोग को भी नहीं आती है, और सीखने की नीड भी नहीं है हमें। ठीक है, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो ये ह्यूमन के द्वारा इजीली समझने वाली लैंग्वेज है। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इनके कोड इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, तो हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। इस वजह से हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। तो क्लियर हो गया अब आपको कि मशीन कोड क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। आई होप आपको ये तीनों लैंग्वेजेस क्लियर हो गई होंगी अब तक। अब हम देखते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के टेक्निक। प्रोग्राम जब भी आप लिखते हो तो उसको लिखने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एक मैथ के प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसी तरीके से एक प्रोग्राम को या एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई सारी प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हो सकती हैं। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक से मतलब ये है जिनका यूज हम लोग किसी समस्या को हल करने और कंप्यूटर प्रोग्राम को विकसित करने के लिए किया जाता है। अलग अलग प्रकार की समस्याओं को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग टेक्निक से हम लोग सोल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, एक प्रॉब्लम आया आपके पास, आपने उस प्रॉब्लम को देखा और आप उसे अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इफ एल्स लगा के ही सोल्व करें, आप उसे स्विच लगा के सोल्व कर सकते हैं, या उसके अलावा आपने कोई और तरीका ढूंढ लिया। तो यही है कि आप एक प्रॉब्लम को कई सारे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यही होती है वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक, यानी एक प्रोग्राम को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्निक्स के साथ आप सोल्व कर सकते हो। चलिए हम देख लेते हैं कुछ फेमस टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो मोस्टली लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये कोई नहीं यूज करता है, क्योंकि इसका नाम ही है अनस्ट्रक्चर्ड, कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसमें। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग ये यूज किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज किया जाता है। ओप्स वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग टेक्निक। अभी के टाइम पे ओप्स बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, यहाँ तक कि जावा और लारावेल जैसी चीज़ें तो टिकी ही ओप्स पे हैं, आप कह सकते हो। तो ओप्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। आपने नाम सुना होगा रिएक्ट, ना? रिएक्ट में मोस्टली हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ही फॉलो कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट के जितने फ्रेमवर्क्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग वहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। जावा हो गया, लारावेल हो गया, पीएचपी हो गई, इसमें हम लोग मोस्टली उप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, ये सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं प्रोग्रामिंग के। आप इसमें से कोई भी एक टेक्निक चूज करके उसके साथ काम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको सारी टेक्निक आए। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, टेक्निक का मतलब बस इतना सा है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया और आप उसको किस तरीके से सोल्व कर रहे हो, यही है टेक्निक। कोई ज़रूरत नहीं कि आपको सारी टेक्निक आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक टेक्निक को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इस टेक्निक में प्रोग्राम को बिना किसी निश्चित स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। प्रोग्राम फ्लो को नियंत्रित करने के लिए गो टू स्टेटमेंट वगैरह का यूज किया जाता है। इसको प्रोग्राम को समझना और मॉडिफाई करना और मेंटेन करना हार्ड होता है, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिखा गया है, तो कोई मतलब है नहीं इस चीज़ का। समझ गए? मतलब बिल्कुल सही तरीके से उसे लिखा ही नहीं गया है। नेक्स्ट है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में किसी भी समस्या को छोटे छोटे प्रोसीजर्स में या फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है, और फिर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सोल्व किया जाता है। ये होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग की एक बड़े प्रॉब्लम को आप छोटे 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 स्टेप्स में डिवाइड कर दो। हर एक स्टेप खुद में एक वर्क होगा या तो खुद में एक फंक्शन होगा जो एक काम को कंप्लीट कर रहा होगा, और इन सबको मिला के आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम एक प्रॉब्लम को बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। जो भी प्रोग्राम होगा उसको एक सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिख रहे होंगे। इस तरह से प्रोग्राम को समझना, टेस्ट करना और मेंटेन करना आसान होता है। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब इसमें फिर आते हैं आगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
मैं अभी भी कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग टेक्निक करंट टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लासेस में डिवाइड करके और ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बेसिस पे प्रोग्राम को लिखा जाता है। ओप्स में मेनली चार चीज़ें होती हैं वैसे तो। यहाँ पे वैसे अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो इसमें क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इनकैप्सुलेशन नाम की एक मेथड होती है, इनहेरिटेंस एक मेथड होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो मतलब हम लोग ओप्स जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो ओप्स में हम ये सारी सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन करके कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये सारी चीज़ हम लोग ओप्स में पढ़ रहे होंगे। अभी आप इतना ही जानो कि हाँ, ओप्स नाम का एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं और ओप्स का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को मुख्य रूप से फंक्शन के माध्यम से डिवाइड किया जाता है। मोस्टली काम हम लोग इसमें फंक्शन के बेसिस पे कर रहे होते हैं। फंक्शन को हम लोग यूजेबल बनाते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, डेटा का आदान प्रदान सारा चीज़ हम लोग मोस्टली फंक्शन के बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो जो भी लोग मन स्टैक का नाम जान रहे हो, अगर ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है, आपने सुना ही होगा, मन स्टैक आपने सुना होगा। जेएस के रिगार्डिंग जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, इसके जितनी लाइब्रेरीज हैं, वो सब मोस्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मॉन स्टैक में अगर काम करते हैं तो फंक्शन बेसिस सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन विभिन्न इवेंट्स के आधार पर होता है। मतलब अलग अलग इवेंट्स के बेसिस पे हम लोग इसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं। जब कोई इवेंट ऑकर होता है तो उससे रिलेटेड कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे क्लिक इवेंट, मतलब हम कहीं पे क्लिक करें तो ये काम करवा देना। कीवर्ड कीवर्ड इवेंट, वैसे ये कीबोर्ड होना चाहिए यहाँ पे, कीबोर्ड इवेंट। जैसे हमने कोई डाउन बटन प्रेस किया तो डाउन बटन प्रेस होने पे क्या काम करवाना है। मतलब कहीं भी इवेंट एक ऑफर होने के बाद अगर कोई काम करवाना हो तो उसके लिए हम लोग इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई अलग अलग टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक हमने देख लिया, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आती है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग आती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आती है, उप्स प्रोग्रामिंग आती है। उप्स के बारे में अभी और आपको पढ़ने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे चल रहा है। मन स्टैक में मोस्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज होती है। इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। तो देखो, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन अप्रोच एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग अप्रोच है। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के जो अप्रोच हो सकते हैं उसमें एक है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है कि किसी भी बड़ी या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पहले समझा जाता है, फिर उसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। आपके पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बड़ा सा। अब आप क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे और प्रॉब्लम्स में आप डिवाइड करते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आपने इसे डिवाइड किया, ठीक है, और तब आप इसे सॉल्व करते हो। और इस अप्रोच में काम जो है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, टॉप टू बॉटम साइड होती है, ऊपर से नीचे की तरफ काम होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, ये नाम से ही है टॉप डाउन अप्रोच, यानी आपके पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आप उसे छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर देते हो और फिर आप उसे टॉप से सॉल्व करना शुरू करते हो बॉटम की साइड। टॉप टू बॉटम आप उसे सॉल्व करते हो और जब सारे स्टेप्स यानी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो आप सबको मिला देते हो, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली समझा जा सकता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जा सकता है और हर एक मॉड्यूल को किसी सेपरेट या किसी अलग लोग को दिया जा सकता है काम करने के लिए। प्रोग्राम की प्लानिंग और डिजाइनिंग काफ़ी आसान होती है इस तरीके से, और हर एक मॉड्यूल को अलग अलग डेवलप और टेस्ट किया जा सकता है। ये फ़ायदा होता है टॉप डाउन टॉप टू बॉटम अप्रोच का। इसके बाद हमारे पास एक और अप्रोच आता है, उसे हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, इसमें पहले छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से मॉडल को बनाया जाता है, उसके बाद उसे जोड़ के एक बड़ा सा कंप्लीट सिस्टम बनाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बॉटम अप अप्रोच ही चलता है। इसमें क्या है, छोटे छोटे आप अलग अलग
सिस्टम्स रेडी करोगे, ठीक है, और इन सबको आप एंड में जोड़ के एक बड़ा सा प्रोडक्ट या बड़ा सा सॉफ्टवेयर या बड़ा सा सर्विस आप बना दोगे। इसी को हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि आप इसमें छोटे छोटे जो पीसेस हैं उस साइड से काम करना आप शुरू करते हो और एंड प्रोडक्ट तक आप काम करते हो। इस अप्रोच में काम बॉटम टू टॉप होता है। छोटे मॉड्यूल्स को आसानी से डेवलप और टेस्ट किया जा सकता है, पहले से बने मॉड्यूल्स को रीयूज कर सकते हैं, डिबगिंग और टेस्टिंग आसान होती है और बड़े सिस्टम को धीरे धीरे बनाया जा सकता है। चलो अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, तो आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले हमारे पास इंस्टाग्राम आ रहा, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा इंस्टा है। तो इंस्टा शुरू शुरू में लॉन्च हुआ बिल्कुल फ्रेश और इंस्टाग्राम आ गया। इंस्टाग्राम पे हम शुरू में क्या क्या कर सकते थे, तो हम यहाँ पे आते थे, रील देख सकते थे, रील हम अपलोड कर सकते थे और स्टोरी वगैरह लगा सकते थे। इतने फीचर के साथ इंस्टाग्राम आया था। फिर इसने एक नया सिस्टम रेडी किया, दैट इज वेरीफाइड अकाउंट। वेरीफाइड अकाउंट को उसने एक सिस्टम लॉन्च किया और इसको इसने इंस्टाग्राम से जोड़ दिया। अब आप इंस्टाग्राम पे अपना वेरीफाइड अकाउंट ले सकते हैं, मतलब आपका अकाउंट वेरीफाई होने लगा बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह होने के बाद। कुछ टाइम के बाद इंस्टाग्राम ने एक और फीचर लॉन्च किया और उसमें इसने पेड वो कर दिया, वेरिफिकेशन अकाउंट, ये आप पैसे दे के भी वेरिफिकेशन ले सकते हो और इसे भी फिर इसने मैन इंस्टा से जोड़ दिया। फिर इसने रिसेंटली एक नया फीचर निकाला था, दिस इज, एक सेकेंड, इसने एक नया फीचर फिर रिसेंटली निकाला था ऑटो स्क्रॉल का, आई थिंक अभी है भी, आप देख लेना, ऑटो स्क्रॉल, जिसमें अब रील ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो सकती है और फिर इसने इसको मैन इंस्टा से जोड़ दिया अपना। तो आप देखो, पहले इसने एक इंस्टाग्राम बनाया था, फिर अगले ही स्टेप में इसने एक और नया मॉड्यूल बनाया वेरिफिकेशन के लिए, फिर इसने वेरिफिकेशन पेड सिस्टम बनाया, ऑटो रील स्क्रॉलिंग बनाई इसने, और इन सबको वो इंस्टाग्राम से जोड़ते गया और इस तरह से करंट टाइम वाला इंस्टाग्राम बन के रेडी हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, मतलब आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स रेडी करते हो और फिर आप उसे अपने फाइनल प्रोडक्ट के साथ जोड़ते रहते हो। तो इस तरह से जो फाइनल एंड प्रोडक्ट बन के आपका निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये फ्लो जो बना इसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, ज़्यादातर यही यूज होता है। आप यूट्यूब का ही एग्जाम्पल ले लो, जब शुरू में आप देखोगे कि जब यूट्यूब आया था शुरू शुरू में तो इतनी सारी चीज़ें उस पर नहीं थी, उस पे वीडियो अपलोड हो सकती थी, ज़्यादातर लॉन्ग फॉर्म में कंटेंट अपलोड होता था। फिर इसने एक नया फीचर लॉन्च किया कि आप यहाँ पे आओ शॉर्ट्स डाल सकते हो। फिर इसने लॉन्च किया कि आप यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हो। फिर इसने बनाया कि आप अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हो यहाँ पे। फिर इसने बनाया आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बनती गई और यूट्यूब के साथ जुड़ती गई। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स रेडी करो और फिर इन सबको जोड़ के एक फाइनल प्रोडक्ट बना दो, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कंपाइलर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि सर जो लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज जो हम सीखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो उसके लिए हमें कंपाइलर की नीड पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। तो कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है। आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा है अपना, आपने सी लैंग्वेज में कोड लिखा है और उसको इसने कन्वर्ट कर दिया है मशीन कोड में, मशीन कोड में। तो कन्वर्ट कर रहा है ना ये, इसी वजह से ये हुआ एक कन्वर्टर। तो कंपाइलर जो है वो क्या है? एक लैंग्वेज कन्वर्टर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो पूरे हाई लेवल प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। अब याद है हमने शुरू में एक एग्जांपल लिया था कि आप नॉर्थ इंडिया से हो अगर, तो आप ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश में बात कर लेते हो। साउथ इंडिया आप घूमने गए हो, अब हुआ ये कि आप हो, ये आप नहीं हो, मतलब ये गोलू है और ये नॉर्थ इंडिया से है, इसे हिंदी लैंग्वेज आती है और इसका मन किया कि यार केरला घूम के आते हैं, तो ये केरला चला गया है घूमने। अब प्रॉब्लम मेन ये है ना कि इसे केरला की लैंग्वेज नहीं आती है, तो अब ये करे तो करे क्या? तो इस टाइम पे हमें नीड पड़ेगी एक कंपाइलर की, कंपाइलर या ट्रांसलेटर कह लो आप, कि एक ट्रांसलेटर की नीड पड़ेगी जो गोलू की हिंदी वाली लैंग्वेज को केरला लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों को बता सके। जैसे मान लेते हैं कि गोलू को मोमोज खाने हैं,
और उसे नहीं पता कि हम मोमोज कहाँ मिलेगा यहाँ पे, उसे किसी से पूछना है कि मोमोज कहाँ मिलेंगे, और वो हिंदी में पूछ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ के लोगों को हिंदी समझ नहीं आएगी। तो उसे एक ट्रांसलेटर की नीड पड़ेगी, जो गोलू अगर हिंदी में कहे कि भाई बताओ मोमोज कहाँ मिलेंगे, तो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करे और वहाँ के लोगों से बता सके या पूछ सके कि हाँ मोमोज कहाँ मिलेंगे उनकी लैंग्वेज में, और फिर ये लोग इसको बताएंगे ट्रांसलेटर को, तब वो अगेन कन्वर्ट करके गोलू को बताएगा। तो ये जो फ्लो है ना, ये जो ट्रांसलेटर की नीड पड़ रही है, यही समझो कि लैंग्वेज के केस में कंपाइलर है। आपने हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिख दिया है, जो कंप्यूटर को घंटा नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि सर कंप्यूटर को सिर्फ 010101 समझ में आता है, और आपने उसे लिख दिया कि प्रिंट एफ हेलो, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आता है कंपाइलर। ये क्या करता है कि आपके सी लैंग्वेज वाले कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर आसानी से उसे समझ सके। क्लियर हो गई बात? तो कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है। जब प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखता है, और कंप्यूटर उसे सीधे तो नहीं समझ सकता है, इसलिए कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और तब कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर पाता है। तो ये है कंपाइलर का मेन काम, आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। तो कंपाइलर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? पूरे प्रोग्राम को कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूशन तेज करा देता है, बार बार ट्रांसलेशन की नीड नहीं होती है, और बड़े प्रोग्राम के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसका काम ही क्या है कि आपके प्रोग्राम को सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा जैसे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना मशीन कोड में। इसमें मशीन कोड में, यानी 01 वाले फॉर्मेट में, जिससे कंप्यूटर आपकी भाषा आसानी से समझ सके। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। तो ये क्या है? इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। कौन कौन? पहला कंपाइलर, और दूसरा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी सेम काम ही करता है। आपने जो सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में जो कोड लिखा है, उसको वो कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन कोड में, यानी 01 में। सर दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, अंतर क्या है दोनों में? तो अब देखो यहीं पे क्या अंतर है। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट नहीं करता है, ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ता है और ट्रांसलेट करता है। यदि किसी लाइन में एरर होती है तो इंटरप्रेटर उसे उसी टाइम पे बता देता है। अब चलो इसे यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से समझना। ये है हमारा कंपाइलर। ठीक है, अब कंपाइलर के पास हुआ ये कि 50 लाइन का कोड आया, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है टोटल 50 लाइन का, और कंपाइलर को मैंने दे दिया कि भाई चलो इसे तुम ट्रांसलेट करो। तो कंपाइलर क्या करेगा? इस 50 लाइन को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा, एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा। किसमें? मशीन कोड में। मशीन कोड में ये 50 लाइन एक ही बार में ट्रांसलेट हो गई मशीन कोड में। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा। तो सर इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो कुछ अलग करेगा? हाँ, इंटरप्रेटर अलग करेगा। ये है हमारा इंटरप्रेटर। अब इसके पास भी वही चीज़ है, 50 लाइन का हमने इसे कोड लिख के दिया है। कितने? 50 लाइन का। तो बट ये हर लाइन को ना एक एक करके ये कन्वर्ट करेगा। ये 50 लाइन को एक ही बार में नहीं कन्वर्ट कराएगा। ये पहली लाइन पे आया, उसने पढ़ा, और तब इसको कन्वर्ट किया। फिर ये दूसरी लाइन पे आएगा, उसको पढ़ेगा और फिर इसको कन्वर्ट करेगा। फिर तीसरी लाइन पे आएगा, इसको पढ़ेगा और तब इसको कन्वर्ट करेगा। यानी ये हर एक लाइन को पढ़ता है, उसे कन्वर्ट करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि उसको रन कर देता है, उसको चला देता है। बट कंपाइलर तो ऐसा नहीं कर रहा था। कंपाइलर जो था पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर रहा था। एक ही बार में उसने 50 लाइन ऑफ कोड को ट्रांसलेट कर दिया और उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया। बट इंटरप्रेटर एक एक करके करता है। अब इस तरह से देखा जाए तो देखो, कंपाइलर जो है 50 लाइन एक बार में कन्वर्ट कर सकता है, इस वजह से ये थोड़ा सा हमें फास्ट देखने को मिलता है। फास्ट, क्योंकि ये 50 लाइन एक ही बार में कन्वर्ट कर रहा है ना, एक एक लाइन तो कर नहीं रहा है। इस वजह से कंपाइलर हमेशा ही फास्ट होते हैं। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है।
50 लाइन का कोड था, बिल्कुल सही बात है। बट लाइन नंबर 48 पे एरर आ गया। क्या आ गया? एरर। और उसके बाद लाइन नंबर 49 पे भी एरर आ गया। हम्म, तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही एरर आएगा वैसे ही रुक जाएगा। कंपाइलर 48 पे आके बता देगा कि देखो भाई एरर है, अब हम आगे चल नहीं पाएंगे। ठीक। तो 48 49 इन सारे लाइन्स पे वो नहीं जा पाएगा, आपको वो एरर बता देगा कि देखो यहाँ यहाँ एरर आ गया है हमारे पास, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा। इंटरप्रेटर एक एक लाइन चलाता है। अगर 48 वाले लाइन पे एरर है तो ये इसी लाइन पे आपको आके बताएगा कि एरर है। बाकी सारे प्रोग्राम आपके चलेंगे बिल्कुल सही तरीके से, केवल लाइन नंबर 48 पे आके रुकेगा और इसके नीचे वाले नहीं चलेंगे। 49 50 ये तीनों नहीं चलेंगे क्योंकि 48 पे उसको एरर मिल गया। बट उसके ऊपर के सारे प्रोग्राम्स रन हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट कंपाइलर में ऐसा नहीं होगा। कंपाइलर को जैसे ही पता लगेगा ना कि यार 48 लाइन पे एरर है, 48 वाले लाइन पे एरर है, तो ये बाकी के इसके ऊपर वाले प्रोग्राम भी नहीं एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि कंपाइलर की खास बात ही यही है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करना और एक साथ एग्जीक्यूट करना। अगर कहीं भी एरर दिखा तो वो पूरे प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे रोक देगा, किसी को नहीं चलने देगा, कहेगा नहीं, जब तक एरर नहीं सॉल्व हो जाता है हम किसी को रन नहीं करेंगे। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर देखा पहली लाइन सही है, चलो उसको रन कर दो, दूसरी लाइन सही है, रन कर दो, जहाँ पे एरर है एग्जैक्ट वहीं पे आपको आके बताएगा। तो आई होप कि अब आपको इंटरप्रेटर क्लियर हो गया होगा कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। चलिए अब हम इसी में देख लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे ऑलरेडी हमने इस पे बात कर लिया है। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। फिर कंपाइलर जो है पहले पूरा प्रोग्राम कंपाइल करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। अगर बीच में कहीं भी एरर दिख गया तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बट इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करते जाता है एक एक लाइन और उसी लाइन को एग्जीक्यूट करते हुए जाता है। वो ऐसे पूरे प्रोग्राम के लिए रुका नहीं रहता है। कंपाइल्ड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट होता है, सिंपल सी बात है, कंपाइलर फास्ट होता ही होता है। और इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा स्लो देखने को हमें मिलता है। तो इंटरप्रेटर को आप मानो ही कि ये थोड़ा सा स्लो होता है, कंपाइलर फास्ट होता है। कंपाइलेशन के दौरान प्रोग्राम की एरर रिपोर्ट होती है। इंटरप्रेटर में एरर मिलने पे उसी पॉइंट पे जाके एग्जीक्यूशन रुकता है, जहां एरर मिला है बिल्कुल वहीं जाके। अब कंपाइलर जो है मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल आउटपुट जनरेट करता है और इंटरप्रेटर एक अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता है। जब भी आप कंपाइलर यूज करते हो ना तो वो कंपाइल करने के बाद एक अलग से एक फाइल बनाता है आउटपुट के लिए और उस फाइल को वो एग्जीक्यूट करता है। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है, वो कोई अलग से फाइल नहीं बनाता है, वो आप ही की कोड को डायरेक्ट रन करता है। कंपाइलर कौन कौन यूज करते हैं? सी, सी प्लस प्लस, ये दोनों कंपाइलर यूज करते हैं। जावा भी कंपाइलर यूज करता है। इंटरप्रेटर पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर यूज करता है, रूबी इंटरप्रेटर यूज करता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको बता दी हैं कि कौन कौन से लैंग्वेजेस क्या यूज करते हैं। तो सी, सी प्लस प्लस और जावा जो है कंपाइलर यूज करते हैं। पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और रूबी इंटरप्रेटर यूज करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपाइलिंग क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने जो कोड लिखा है कंपाइलर की सहायता से उसे हम लोग कंपाइल कर रहे होते हैं ना, कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग कंपाइलिंग कहते हैं। यानी कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है, कन्वर्टिंग जो हो रहा है उसी को हम लोग कंपाइलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है डिबगिंग क्या होता है। तो देखो, डिबगिंग वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोग्राम में मौजूद एरर और बग्स को खोजा या पहचाना या ठीक किया जाता है। डिबगिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो आप उसे सॉल्व करोगे ना, उसे आप सॉल्व करोगे, तो वही है डिबगिंग। आपके प्रोग्राम में कोई बग दिख गया तो उसको आप सॉल्व करोगे, तो वही है डिबगिंग। तो एरर बग्स इन सबको ढूंढना, इन सबको खोजना, उसको पहचानना और उसको फिर सॉल्व करना, इसी को हम लोग कहते हैं डिबगिंग। ठीक है।
चलिए अब हम आ जाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जो आपका यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहला, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, यानी प्रोग्राम लैंग्वेजेस क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम क्या है ये आपको याद रखना ही रखना है। फ्लो चार्ट क्या है ये आपको पता रखना है, और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा बार वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट आप एक बार ध्यान रख लेंगे कि क्या क्या प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं। बट आपको कंपाइलर याद रखना है। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर आपको याद रखना है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है। तो मेक श्योर कंपाइलर इंटरप्रेटर आपको याद होना चाहिए, और ऊपर मैंने एक चीज़ और बताई थी, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये 4 टॉपिक आपको जरूर याद होने चाहिए चैप्टर 1 से, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सी लैंग्वेज की कोडिंग की क्लास ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑन गोइंग हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सर्च करना है सिंपल सा यहाँ पे, जीटेक्स एकेडमी। जैसे ही आप जीटेक्स एकेडमी सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। आप बल्कि लोगो चाहो तो याद कर सकते हो, ये हमारा लोगो है, जीटेक्स एकेडमी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे आ जाना है। चैनल को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोर्सेज का सेक्शन, कोर्सेज दिख रहा है। आपको इसी कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जैसे ही आप जाओगे तो कोर्सेज पे आपको यहाँ पे मल्टीपल कोर्स दिख रहे होंगे जिसमें आपकी सिलेबस की क्लासेस वगैरह चल रही हैं। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सी लैंग्वेज वाली अभी क्लास, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग है आपकी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है सी लैंग्वेज 0 to 0। ये ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सी लैंग्वेज की कोडिंग की क्लास है। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोड करना सीखते हैं, कैसे सी लैंग्वेज में कोड किया जाता है, कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक से लेके डीएसए तक जा रहा है। डी बेसिक से लेके डीएसए तक डेली इसमें शाम के 6 बजे क्लासेस आ जाती हैं। तो आपको ये सीरीज जरूर फॉलो करना है। सी लैंग्वेज की अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं कि कैसे सी लैंग्वेज में कोड किया जाता है, कैसे इफ एल्स हम लगाएंगे, कैसे स्विच केस लगाएंगे, और डीएसए क्या होता है, सी से हम लोग डीएसए कैसे करते हैं, फिर एरे पॉइंटर, ये सारी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं ओवरऑल, यानी आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, बट आप शुरुआत करना चाहते हो, तो सी लैंग्वेज सबसे बढ़िया लैंग्वेज होती है शुरुआत करने के लिए। रवि सर इस लेसन को ऑलरेडी कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली वीडियो आए तो आपको पता चलती रहे, और आपको ये सीरीज जरूर फॉलो करनी है। सीरीज का नाम क्या है आप फिर से एक बार देख लो, सीरीज का नाम है 0 to 0, सी लैंग्वेज 0 to 0। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके डीएसए तक कंप्लीट करने वाले हैं सी लैंग्वेज को। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे क्या होगा कि इस कोर्स से रिलेटेड जैसे ही वीडियोज अपलोड होना शुरू होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियोज को सबसे पहले देख सकते हो और आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप इस क्यूआर को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसी व्हाट्सएप चैनल में आपको नोट्स दिए जाएंगे, जो भी मैं कोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पीडीएफ से आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा पीडीएफ इसी व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, उससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और इवन आप अपने एग्जाम टाइम में उसे यूज कर सकते हो। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश
दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाली है, बाईलैंगुअल रहने वाला है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।